सॉरी यार श्रेया, इस हफ्ते भी नहीं आ पाऊंगा। कल एक अर्जेंट मेडिकल कॉन्फ्रेंस आ गई है और उसके बाद बहुत सारा काम है यहाँ पर, तो लगता है कि नेक्स्ट वीकेंड ही आ पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। क्या कहा तुम्हारे मिस्टर ने? लॉटरी लगी है। इस सैटरडे संडे भी हम साथ रहेंगे, क्योंकि द ग्रेट मिस्टर अविनाश को अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। हमें प्यार करने से। इस लड़की ने परेशान करके रखा है मुझे। समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करूं। एक तो ये है और दूसरा इसका बाप। इन दोनों ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। क्यों इतना टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी जिंदगी में। शादी की बुनियाद भरोसे की नींव पर टिकी होती है, और जब यह भरोसा टूटता है तो रिश्ते बिखरने के साथ साथ जिंदगियां भी बिखरने लगती हैं। श्रेया का पति अविनाश एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था और काम के सिलसिले में उसे अक्सर शहर से बाहर रहना पड़ता था, लेकिन अविनाश इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी पीठ पीछे श्रेया अक्षत के साथ अपना अफेयर चला रही थी। वो अक्सर अविनाश की गैर मौजूदगी में श्रेया के पास आता था और उनकी इसी नजदीकी का बुरा असर उनकी बेटी रिया पर पड़ रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जाती थी कि जब उसके पापा नहीं होते थे तब कोई और उसके घर आता था और उसके पापा की जगह लेता था। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती थी, मजबूर थी, और उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर श्रेया और अक्षत के प्यार का इस सिलसिला चलता रहा। अविनाश, तुम कब आए? जस्ट अभी अपनी फैमिली को मिस कर रहा था, तो जैसे ही पता चला ट्रिप कैंसिल हो गई, झट से पैकिंग की और फट से आ गया। अच्छी लगी ना सरप्राइज? काश तुम ऐसे सरप्राइज देने ही ना पड़ते। मतलब? I mean, तुम्हें यहाँ से कहीं जाना ही ना पड़े। हाँ यार, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा। तुम फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। क्या बॉस? ये आवाज कैसी? श्रेया, ये खिड़की खुली क्यों रखी है? बिल्ली उल्ली घुस जाएगी अंदर। अब तुम भी क्या इस खिड़की के पीछे पड़े हो? इतने दिनों बाद तो आए हो, चलो ना, तुम जल्दी से फ्रेश हो लो। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ वक्त। ओके। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। अच्छा हुआ सही टाइम पर पता चल गया, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती।
हाँ बेटा, क्या क्या हुआ? क्या 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 देख लिया तुमने? हाँ? अच्छा, तुम क्या चाहती हो? पापा नहीं जाए? बेटा, पापा को जाना होगा, उन्हें काम है ना, तो जाने दो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। पापा अपनी राजकुमारी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहूंगा। ये क्या कर रहे हो अविनाश? ये तो बच्ची है, जिद तो करेगी ही ना। काम जरूरी है, तुम्हें जाना होगा। रिया से जरूरी मेरे लिए और कुछ नहीं है। चलो बेटा। हेलो। हेलो, वो गया ना? नहीं गया। इस रिया की बच्ची ने सब बिगाड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का क्या करूं। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि अविनाश को सब बता ना दे। अब तो कुछ करना ही होगा। बाहर के फिंगरप्रिंट्स को फोर्सफुली वाइप आउट करने की कोशिश की गई। एक्सीडेंटल केसेस तो हो रहे हैं सावन, लेकिन कोई कार के हैंडल से फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाएगा? प्रोबेबली ये मर्डर। मर्डर? लेकिन मेरी बेटी का मर्डर कोई क्यों करेगा, किस लिए सर? वही तो पता लगाना है। ये एक सोचा समझा मर्डर। इस बच्चे को पहले बेहोशी की दवा का इंजेक्शन दिया गया ताकि वो निढाल हो जाए और दम घुटते वक्त स्ट्रगल ना कर सके। इस जहर ने उसकी नर्वस सिस्टम को कमजोर कर दिया और बाद में कार में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। सफोकेशन की वजह से कार में छोटे बच्चों की मृत्यु के बहुत से वाकये सामने आते हैं, पर ज्यादातर ये केसेस एक्सीडेंटल होते हैं जो लापरवाही की वजह से होते हैं। लेकिन रिया के केस में ये सब जानबूझकर किया गया था। एक प्लान्ड मर्डर को एक हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। उसे कार में लाया गया, लॉक किया गया और फिर दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ये समझ गई थी कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, और क्योंकि मर्डर घर के अंदर हुआ था इसलिए पुलिस ने सबसे पहले अविनाश के घर पे रेगुलरली आने जाने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। कब से चौकीदारी कर रहे हो? 10 साल हो गए साहब। उस रात ड्यूटी पे थे? जी साहब। कुछ अजीब लगा? कोई आवाज या कोई स्पेशल मोमेंट? मैंने वहाँ कोई आवाज नहीं सुनी। तुम उनके घर आते जाते थे ना? हाँ साहब, श्रेया मैडम कभी कभी मुझे बुलाती थी। कभी कोई सामान लाना होता है, कभी रिया बीबी को घुमाना होता है। क्योंकि रिया बेबी बहुत रोती थी, मैं उसको घुमा के लाता था तो वो चुप हो जाती थी। रोती क्यों थी? साहब ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से श्रेया मैडम बहुत परेशान रहती थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते साहब। कब से काम कर रही हो? साहब 4 साल से। कभी कोई झगड़ा? नहीं साहब, झगड़ा क्यों होगा भला? साहब टाइम पे पगार दे ही देते थे। कितने बजे आती थी तुम काम के लिए? सुबह शाम 2 टाइम। मेम साहब कभी कभी आने के लिए मना कर देती थी। साहब घर पे नहीं होते थे ना, तो घर पे कोई काम ही नहीं पड़ता था करने के लिए। अच्छा, ये जो इनकी बेटी है रिया, इसके साथ सब ठीक से पेश आते? जी साहब, पर मेम साहब बच्चे को कभी कभी डांट देती थी। वो भी क्या करे बेचारी, बच्ची को लेके वो बहुत परेशान थी। भगवान किसी भी बच्चे को ऐसी बीमारी ना दे। सर, अविनाश के घर से फोन आया है, कोई सामान गायब नहीं। तुम जाओ। जी अक्सर घरेलू नौकर ऐसी वारदात को तब अंजाम देते हैं जब पैसे टाइम पर ना मिले या चोरी का लालच हो। ये दोनों बातें नहीं हुई। तो टीचर मोहन आ गया? हाँ सर, आया, बाहर बैठे। बुलाओ। हो सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। बैठो। सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर। सिर्फ इतना बताओ कि वहाँ क्या पढ़ाने जाते थे? वो तो ठीक से बोल सुन भी नहीं सकती थी। सर एक्चुअली मैं स्पेशल किड्स को ही ट्रेंड करता हूँ,
ऐसे बच्चे बोल नहीं पाते, तो उन्हें स्पेशल तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। मर्डर का तरीका भी स्पेशल था। वारदात वाले दिन कहाँ था? सर मैं तो 3 दिन से बीमार हूँ, घर पर था। सर मैंने रिया के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया था। तो कत्ल से पहले अलीबाई भी तैयार था, रोज वहां जाते थे तुम, तो हादसे से ठीक 3 दिन पहले छुट्टी क्यों ली? सर मैंने तो आपसे कहा मेरी तबीयत खराब थी। सर आप चाहिए मेरे डॉक्टर से पूछ लीजिए, मेरे पड़ोसियों से पूछ लीजिए, मुझे वायरल था सर मैं तो 3 दिन तक घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ। सर ये सही कह रहा है, मैंने पड़ोसियों से और डॉक्टर से तफ्तीश की है। सक्षत का क्या हुआ? वैसे करते क्या हैं आप? सर मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अविनाश के घर कितना आना जाना था, रोज या कभी कभी? सर कभी कभी आना जाना होता था, कभी आते जाते बच्ची दिख गई तो जाके उसे चॉकलेट दे दिया करता था। सर वाकई में बहुत प्यारी बच्ची थी वो। हादसे की रात कहाँ थे तुम? सर उस वक्त तो मैं काम के सिलसिले में मुंबई गया हुआ था। सही कह रहा है सर ये। ठीक है तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। ना मोटिव समझ में आ रहा है, ना किसी पे शक पुख्ता हो रहा है। आखिर क्यों कोई 9 साल की डाउन सिंड्रोम बच्ची को मारने की कोशिश करेगा? डॉक्टर साहब वो कौन सी दवा थी जिसे रिया को दिया गया था? केटामाइन जेड। ये मेडिसिन बहुत रेयर है, आम आदमी की पहुंच में नहीं। लेकिन किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इस तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। सावन? हाँ सर। अविनाश को पुलिस स्टेशन बुला। ओके सर। सर आप कहना क्या चाहते हैं सर कि मैंने अपनी बच्ची की जान ली? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? मैं नहीं कह रहा हूँ मिस्टर अविनाश, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत से पहले उसे बेहोशी की दवाई केटामिन जेड इंजेक्ट की गई थी। ये दवा आम आदमी की पहुंच के बाहर है, लेकिन एक एमआर के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे सर कि इस दवाई का इस्तेमाल करके मैंने खुद ने अपनी बच्ची की जान ली? हो सकता है। एक 9 साल की बच्ची की जान गई है। जब तक खूनी को सजा नहीं दूंगा ना, चैन से नहीं बैठूंगा मैं सर। और हाँ, अब आपको यह साबित करना है कि आप अपनी बच्ची की जान क्यों नहीं ले सकते। और एक बात और, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। तुम पागल हो क्या? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें पता है ना कि अविनाश बहुत है। ओ, तो ऐसे कहो ना कि तुम अपने पति से डर रही हो। मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा। सर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं। क्या? अभी कुछ दिन पहले ही अविनाश ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज, बॉन्ड्स और प्रॉपर्टी की वसीयत में अपनी पत्नी को मतलब श्रेया को नॉमिनेट किया था। गुड, इंटरेस्टिंग। अब कड़ी मिली है। अविनाश हैमर था और श्रेया उसकी पत्नी, मतलब श्रेया उस मेडिसिन तक आसानी से पहुंच सकती। पर सर इससे क्या साबित होता है? साबित नहीं होता है साबित, सुराग मिलता है। अविनाश की मौत से सिर्फ और सिर्फ श्रेया को फायदा होने वाला था। हो सकता है अपनी बच्ची के मर्डर में भी इसका हाथ हो। याद है मोहन और उस मेड ने क्या कहा था? इस किस्म के बच्चों के माँ बाप अक्सर अपने बच्चों से खींच जाते हैं। एक काम करो, श्रेया पर नजर रखो, वो कहाँ आती जाती है, किससे मिलती है, उसके फोन रिकॉर्ड, सब कुछ। हो सर।
मालूम चला कि ज्यादा कहीं आना जाना नहीं था, अक्सर घर पर ही रहती थी बच्चे की वजह से। ये कॉल रिकॉर्ड से सर एक नंबर से श्रेया के फोन पे बार बार कॉल आ रही, पहले भी इसी नंबर से आती थी। श्रेया भी इस नंबर पे कॉल करती थी सर। कमाल की बात यह है कि ये कॉल्स तब आते थे जब अविनाश घर पर नहीं होता था। अविनाश के मर्डर के बाद इस नंबर से दोबारा कॉल नहीं आया। मुझे लगता है इस केस को सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पता कि ये नंबर किसका है? वही अक्षत सर, अविनाश के मोहल्ले का लड़का। वॉचमैन को बुलाओ। हाँ साहब, मैंने कई बार देखा अक्षय साहब शाम को आया करते थे। उस वक्त अविनाश की गाड़ी घर पे होती थी? नहीं साहब, उस वक्त अविनाश की गाड़ी घर पर नहीं होती थी। ठीक है, तुम जा सकते। ओके सर, नमस्ते। थोड़ा मसाज का मौका हमें भी दे दो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर प्लीज मुझे जाने दो सर, प्लीज सर। शुरू में सब ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन जब सच बोल पट्टा बोलता है ना तो जुबान से सिर्फ सच ही निकलता है। जादव को बुलाओ। रुक जाइए सर रुक जाइए सर बताता हूँ सर। सर मेरा और श्रेया का रिलेशनशिप था सर। मैं रिया को चॉकलेट खिलाने के बहाने उसके घर जाया करता था। अविनाश जब भी टूर पे जाते थे हम दोनों बाहर मिलते थे सर। क्यों मारा रिया और अविनाश को तूने? बोल। सच कह रहा हूँ सर, मैंने अविनाश को नहीं मारा। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं उसको मर्डर करने गया था सर, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा सर। सर वो तो पहले से मरा हुआ था। हाँ सर ये सब करने के लिए मुझे श्रेया ने कहा था सर। आज रात में अविनाश को नशे की दवा दे दूंगी और उसके बाद तुम्हें आकर उसका गला काटना है। घर की चाबी घर के बाहर पायदान के नीचे मिलेगी। जैसे कहा जाए वैसे करना और फिर गायब हो जाना। फोन भी मत करना। मतलब तूने और श्रेया ने मिलकर ये सब प्लान किया? हाँ सर प्लान किया, लेकिन मैंने नहीं मारा। मैंने सच में किसी को नहीं मारा सर। सर फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। जिस चाकू से कत्ल हुआ उस पर श्रेया की उंगलियों के निशान पाए गए हैं और अविनाश के शरीर में वही बेहोशी की दवा है जो रिया के शरीर में थी। अब इस मास्टरमाइंड मिसेस श्रेया शर्मा से मिलते हैं। चलो। ये क्या बकवास है? मैंने अक्षत को कोई एसएमएस नहीं किया। चिल्लाओ मत, मैसेज तुम्हारे फोन से किया गया था। अगर तुमने नहीं किया तो कौन करेगा? देखिए
मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैडम, हम सबूत के बिना पे बात करते हैं, हवा में नहीं। अब डबल मर्डर केस के लिए अंदर जाने के लिए तैयार हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अविनाश को भी मौत से पहले वही बेहोशी की दवा दी गई थी जो रिया को दी गई थी। पहले अपनी बेटी रिया, बाद में अविनाश, दोनों का मर्डर तुमने किया। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये सब कोर्ट में साबित करना। समझा? अरेस्ट करो इसे। श्रेया का नार्को टेस्ट करवाया गया। उस टेस्ट में भी श्रेया ने यही कहा कि उसने खून नहीं किया है, लेकिन उस टेस्ट के रिजल्ट पुलिस को हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि पुलिस के पास श्रेया के खिलाफ सबूत थे और मोटिव भी साफ था। लेकिन पुलिस अब पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि अगर श्रेया ने ये मर्डर्स नहीं किए हैं तो फिर किसने किए। सर, ये फाइल देखिए। ये चाकू लो, इस डमी का गला रेत दो। सावंत, खूनी कोई और नहीं। गले पे जो स्लैश का मार्क है उसकी मूवमेंट के हिसाब से जिसने भी ये मर्डर किया है वो लेफ्ट हैंडेड, और श्रेया और अक्षत दोनों राइट हैंडेड। एक काम करो, मोहन, वॉचमैन और मेड सबको बुलाओ अभी। सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं अपने घर पर बीमार पड़ा हुआ था। मैं अविनाश जी के घर तक गया ही नहीं। सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। सर, ये सही कह रहा है, बीमार था ये। पड़ोसी लोग पहले भी कह रहे थे और अभी भी यही कह रहे हैं कि कई दिनों से बाहर नहीं गया। फिर ये श्रेया के मोबाइल से एसएमएस कैसे कर सकते हैं? थैंक यू सर। सावंत, अगर कातिल इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? अब कोई नहीं बचा है। कहीं ये मामला यहीं ना अटक जाए। एक काम करते हैं, अविनाश के ऑफिस से पिछले 20 दिन का पूरा रिकॉर्ड निकलवाते हैं। उसके लैपटॉप, ईमेल, सब कुछ। उसकी बेटी के मौत के 7 दिन पहले से लेके अब तक का। चलो। सर, अविनाश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, एकदम सीधा साधा आदमी था वो। अच्छा, ये अविनाश आखिरी बार ऑफिस कब आया? सर, जिस दिन उसकी लड़की की डेथ हुई थी, शायद उसके 2-3 दिन पहले, उसके बाद नहीं आया। ये सीसीटीवी कैमरास वर्किंग है? जी सर। मुझे सबकी फुटेज देखें। देख और आगे। ठीक है, ये दोनों हाथों से? सर, यही तो खूबी थी उसकी, वो दोनों हाथों से लिख सकता था। इनफैक्ट सर, वो अपने सारे काम दोनों हाथों से कर सकता था। अच्छा, ये उस दिन उसने यहाँ से कोई सामान लिया था? आई मीन कोई स्पेशल मेडिसिन या कुछ और? हाँ सर, एक दवा के कुछ पैकेट लिए थे जो उसे कोई मेडिकल स्टोर में डिलीवर करने थे। क्या बता सकते हैं वो दवा कौन सी थी?
केटामाइन जेड, ये तो वो दवा है जो रिया की बॉडी में मिली थी और अविनाश की बॉडी में भी। अब पता यह करना है कि उस मेडिकल स्टोर तक ये दवा पहुंची या नहीं। सर, ये केमिस्ट भी यही कह रहा है कि ये दवाई इन तक नहीं पहुंची। इसका मतलब है सावन कि हम आज तक के सबसे अनोखे केस को हैंडल करें। हाँ सर, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। एक दिन रिया भी दूसरे बच्चों की तरह खेलेगी, कूदेगी, दौड़ेगी, लेकिन मेरे सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी अपनी माँ उससे खींची खींची रहती है, सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी समझती है। यार, कल अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो रिया का क्या होगा? अरे पागल, तुझे कुछ क्यों होगा? होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है यार। क्वाइट पॉसिबल। एक्चुअली जब कोई दूसरा इंसान किसी का गला रेतता है तो घाव थोड़ा दूसरा होता है, मगर इस केस में घाव उतना गहरा नहीं है, फोर्स कम है। ये एंगल हमसे मिस है। पॉसिबल है ये घाव उसने खुद लगाया। ये एक सोचा समझा मर्डर है। इस बच्चे को पहले बेहोशी की दवा का इंजेक्शन दिया गया। ठीक है, ये दोनों हाथों से? सर, यही तो खूबी थी इसकी। एक्चुअली जब कोई दूसरा इंसान किसी का गला रेतता है तो घाव थोड़ा दूसरा होता है, मगर इस केस में घाव उतना गहरा नहीं है। ये एंगल हमसे मिस है। पॉसिबल है ये घाव खुद ने लगाया। इसका मतलब अविनाश ने? जी हाँ, अविनाश ने। जरा सोचिए, वो कौन था जिसकी पहुंच दवा तक थी? वो कौन था जो आपके मोबाइल से आसानी से मैसेज कर सकता था? वो कौन था जिसे आपके और अक्षत के बारे में पता हो सकता था? वो कौन था जिसकी पहुंच कार तक थी और रिया के बेडरूम तक भी? सिर्फ अविनाश। अविनाश आपसे इस बेवफाई का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसके बाद रिया का क्या होगा, इसलिए उसने रिया का मर्डर कर दिया और खुद की जान ले ली। मैं बताता हूं क्यों हुआ था। क्योंकि उसने आपको आपके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया था, उसे आप पर शक हो गया। फिर उसने आप पे नजर रखना शुरू कर दिया और उसका शक यकीन में बदल गया। उसके मन में बदला लेने की भावना आई। उसने प्लानिंग शुरू कर दी। इंटरनेट पे मर्डर करने के तरीके ढूंढने लगा और वो तरीका चुना जो उसकी पहुंच में था। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी बेटी की जान दी। बेटा, इससे ना तुम एकदम अच्छी हो जाओगी। वो तुम्हारे भरोसे रिया को नहीं छोड़ना चाहता था। वो जानता था कि तुम्हारे साथ उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने रिया को बेहोशी की दवा दी ताकि दम घुटने पर वो स्ट्रगल ना कर सके। फिर उसने आपके मोबाइल से अक्षत को मैसेज किया, जिसमें अक्षत आसानी से फंस गया, क्योंकि उसमें साफ हिदायत थी कि अक्षत कॉल बैक नहीं करेगा। उसके बाद अविनाश ने सेंट आइटम डिलीट कर दिया होगा ताकि आपको पता न चल सके। उसके बाद अविनाश ने वो जहर लिया जो उसने अपनी बेटी को दिया था, और चाकू लिया आपके किचन से जिस पर आपके हाथों के निशान थे। चाकू के मुठ पर कपड़ा रखकर अपना गला स्लैश कर लिया, और फिर जब अक्षत आया उससे पहले ही अविनाश मर चुका था। एक्सीलेंट प्लानिंग। और जानते हैं, ये सब कुछ हुआ आपके धोखे की वजह से, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। एक पति ने आपको इतना प्यार दिया और आपने उसे बदले में दिया धोखा, और इसकी सजा भुगती आपकी मासूम बेटी ने। और शायद वो चाहता भी नहीं था कि उसकी बेटी की परवरिश आप जैसी औरत करे। लेकिन अब तो आपको पता चल चुका है ना कि मैंने मर्डर नहीं किया है, तो अब तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। नहीं, अभी आप आजाद नहीं हैं, क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि अविनाश ने आत्महत्या की है। लेकिन एसएमएस, चाकू पर आपके हाथों के निशान और अक्षत के कन्फेशन के बाद मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगा कि आप लोगों ने अविनाश की हत्या की साजिश नहीं की। अब बाकी की जिंदगी ये साबित करने में लगाना होगा कि आप लोग बेकसूर हैं। चलो। ना
बोला ना अभी नहीं। तो फिर कब? आदमी हूं तेरा, और उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर आवो, बीना बेन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर जाओ बेटा, जल्दी से मिठाई लाओ। आओ ना। हाँ जाओ बेटा जाओ। केम पवन बेटा, भाई साहब, ये घर किस लिए सजा हुआ है? ये मीरा की शादी हो रही है, उसी की सजावट है ये। अच्छा। तुम छोड़ो मुझे। सुना तेरा लगन हो रहा है मेरे बिना? ना छोड़ो मुझे। बा वो एक लड़का है, मुझे बहुत परेशान करता है। बोलता है कि मुझसे लगन करना चाहता है। क्या? माटी रे, बस किसी से कुछ मत कहना, बेकार में बदनामी होगी। हाँ मैंने कुछ नहीं किया है। पर बेटा तेरी बात का विश्वास कौन करेगा? हाँ ये समुदाय वाले तो तुझे पे उंगली उठाएंगे ना। तू शांत हो जा, कल सब ठीक हो जाएगा। हाँ? पर ऐसे कैसे? अब मुझे ही जाने दे, अब वो तुझे परेशान नहीं करेगा। हाँ चौंक गए ना आप? जो शख्स एक तरफ मीरा को दिन रात धमकियां देकर छेड़कर परेशान कर रहा था, वही शख्स दूसरी तरफ किसी और की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहा था। और हैरानी की बात तो यह थी कि वो ये सब बड़ी आसानी से बिना किसी रोक टोक के कर रहा था। अमल द्वारा छेड़खानी की शिकायत करके मीरा ने बिल्कुल सही कदम उठाया, लेकिन बदकिस्मती से अपनी बेटी की रक्षा करने की बजाय मीरा की मां ने इस बात को उसे अपने अंदर दबाए रखने के लिए कहा। मीरा की तरह शायद कई लड़कियों को यही करना पड़ता है, क्योंकि दुर्भाग्यवश अक्सर ऐसे मामलों में हमारा समाज सिर्फ महिलाओं को ही दोष देता है। पर क्या इस बार चुप्पी साधे रखना सही विकल्प था, या फिर यह मीरा की सबसे बड़ी भूल थी? बधाई से मोहन भाई, बधाई से, बहुत बधाई से। नी सुंदर लग रही है। ध्यान से बेटा। क्या हुआ? चलने रुक क्यों गई? तू तो हो गई मेरी, अब मुझे कौन रोकेगा?
कहाँ जा रही हो? रुको ना। घर में सब उठ गए होंगे, चाह बनावा नीचे। मन नहीं कर रहा है तुम्हें जाने देने का। अरे भाभी, भैया आ जाएंगे। बार बार दरवाजे पर देख रही हो, थोड़ा इंतजार भी करा करो। जाओ भाभी, आगे भैया। माँ भैया आ गए। अरे अमल भाई, आवा, पधारो पधारो। कैसे हो अमल भाई? आज यहाँ कैसे? वो फर्ज निभाने आया था। पर अभी अमल भाई? ये तो हमारे सौभाग्य है। अमल भाई अपने आप आ गए। आवो आवो, सौभाग्य हमारे। आओ अमल भाई, लाओ, ये ले बेटा। कौन बेटा? ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा, हमारे गांव की प्रथा है, ये अमल भाई है। आज रात ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों? बच्चे के लिए। इनसे बच्चा होगा तो स्वस्थ होगा, सुंदर होगा। ये आप क्या कह रही है? बच्चा? हाँ बच्चा, समझी? इनको सारे गांव ने एक मत से चुना है। सालों से यही प्रथा चली आई है हमारे यहाँ। चल जा आवे रूम माँ। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो शख्स उसे लगातार परेशान करता रहा, जिससे इतनी जद्दोजहद के बाद उसने अपना पीछा छुड़वाया, आज वही शख्स उसकी शादी के बाद उसके ससुराल वालों के सामने उस पर अपना हक जता रहा था। और तो और किसी को इस बात पर एतराज तक नहीं था। और यह सब कुछ हो रहा था इस समुदाय में प्रचलित एक पुरानी प्रथा की वजह से, जिसका इजाद हुआ था वंश की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए। जहां गांव के सर्वोत्तम परिवार के सर्वोत्तम युवक को चुनकर उसे समुदाय की महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाकर संतान पैदा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन क्यों? एक बेहतरीन नस्ल के लिए। जी हां, हम जानवरों की नहीं, इंसानों की बात कर रहे हैं। और इस प्रथा को बेहद गोपनीय रखा गया था, इसीलिए मीरा और उसके परिवार को इसकी भनक तक नहीं थी। मीरा को अब समझ में आया कि धमकाने के बावजूद भी अमल ने उसकी शादी में कोई बाधा क्यों नहीं डाली थी। लेकिन मीरा ने भी अब ठान लिया था कि वो इस प्रथा का हिस्सा नहीं बनेगी, वो इसका विरोध करेगी। मुझे माफ कीजिए, मुझसे नहीं होगा। मीरा, मीरा सुनो, मीरा। पवन, जा जा, तारी बहनी ने समझाओ, आऊ नहीं चले। जा। मीरा, मीरा दरवाजा खोलो। मीरा, अमल भाई चले गए हैं। मीरा दरवाजा खोलो। मीरा दरवाजा खोलो। मीरा, मीरा, संभालो अपने आप को। मीरा, संभालो अपने आप को। मीरा, तुम्हें कैसे समझाऊं? ये बहुत पुरानी प्रथा है। ये इतने सालों से चलती आ रही है। इसको ऐसे रोक नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं रोक सकते हैं हम कुछ तो कर सकते हैं ना। मैं आपकी पत्नी हूँ, सिर्फ आपकी होकर रहना चाहती हूँ। आप मेरे पति होकर इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? बोलिए ना। मीरा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम पंचायत में जाएंगे, वो तो कर सकते हैं ना हम। हाँ।
सरपंच जी, हम इस प्रथा को अपनाना नहीं चाहते। ये पुरानी है और हमें इसकी जरूरत नहीं है। पवन, ये गांव की भलाई के लिए, तुम्हारे खुद के परिवार की भलाई के लिए, आने वाले बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंगे, हमारी नई पीढ़ी मजबूत होगी, और ये सब क्या तुम्हें नहीं चाहिए? सरपंच जी, आप हमें इस परंपरा से बाहर रखिए। गोपाल भाई, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। तो गोपाल भाई, हम सभी पंचों ने यह फैसला किया है कि पवन और उसकी बैरी को यह प्रथा का पालन करना ही होगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। पवन, इसे समझा दो, यहां ये सब नहीं चलेगा। इस पंचायत में औरतों को बोलने की अनुमति नहीं है। मीरा, आया नहीं। मुझे ये प्रथा स्वीकार नहीं है। अरे स्वीकार नहीं है तो नरक में जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है, और आप सब भी इसके साथ हैं तो आप सब भी नरक में जाओ। एक बात याद रखिएगा, मैं आप सब लोगों के पास नहीं आया था, बल्कि आप सब आए थे मेरे पास, ताकि एक बेहतर पीढ़ी पैदा हो सके। इस लड़की के पास मैं अपना फर्ज समझ के गया था, लेकिन ये इस तरह अपमान कराने का हमें शौक नहीं है। और अगर आपको कोई और ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए। क्या हो रहा है? गोपाल भाई, वो दोनों समझाओ, वरना हम सब आपका गांव में हुक्का पानी बंद कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ, हम तुम सबका हुक्का पानी बंद कर देंगे। बा प्लीज, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। पवन, बोलो ना, मुझसे नहीं होगा। मीरा, मुझसे नहीं होगा। मीरा, मीरा, चलो अमल भाई के पास। मीरा, अगर तुम्हें इस परिवार की परवाह है तो चलो अमल भाई के पास। भगवान, तुम जाओ, अमल भाई को यहीं लेकर आओ। ये ऐसे नहीं मानेगी। मैंने कहा था ना, तू मेरी ही होगी। देख, मुझे कोई नहीं रोक पाया। तेरा पति खुद मुझे तेरे कमरे में छोड़ के गया है। अपनी किस्मत से तो लड़ लेगी तू, लेकिन मेरी किस्मत से कैसे लड़ेगी? अमल की हैवानियत का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो प्रथा के नाम पर आए दिन लोगों के घर में घुसकर पराई महिलाओं पर अपना हक जमाता और उनके साथ जबरदस्ती करता, और दुर्भाग्यवश ज्यादातर गांव वालों को यह स्वीकार था। और फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? क्या देखा आपने? देखा तो लाश लटक रही थी। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमल की मौत जहर की वजह से हुई है।
उसकी माँ ठीक कह रही है, मर्डर का मामला लगता है। शाह इंक्वायरी करो, पता करो किसी से झगड़ा, बदला या दुश्मनी वगैरह। अमल की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है साहब? उसकी तो हम गांव वालों को जरूरत थी। जरूरत थी मतलब? क्योंकि सारे गांव वालों ने उसको चुना था ताकि औरतें उसके द्वारा अगली पीढ़ी को जन्म दे सकें, प्रथा के लिए। प्रथा? ये प्रथा हमारे यहाँ युगों से चली आ रही, कभी कोई रुकावट नहीं आई, सिवाय मीरा के। उसे ये प्रथा मंजूर नहीं थी। आज मुझे अपने आप पे बेहद गुस्सा आ रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रथा मैंने मीरा और उसके परिवार वालों पे लागू करवाई थी और अंजाम बेचारे अमल को भुगतना पड़ा। सर, घर के पीछे के हिस्से में एक कागज मिला है जिसपे कुछ अजीब सा पाउडर लगा हुआ है। बोलो, वो जहर वाला कागज तुम्हारे घर के पीछे से कैसे मिला? साहब मैंने अमल को नहीं मारा। हाँ, मैं उससे नफरत करती थी क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, हमेशा परेशान करता था। ये आबरू कर दिया था उसने मुझे। साहब मैं और पवन निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया, हमारा विश्वास कीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया। इतनी समझ नहीं है साहब हम में, और वैसे भी साहब हमारे सिवा और बहुत लोग थे गांव में जिनको अमल से नफरत थी। उसका अपना भाई साहब, वो सब लोग जिनकी पत्नियों के साथ अमल ने साहब कहते नहीं थे, और बहुत लोग नफरत करते थे अमल से। ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं अपने बड़े भाई से नफरत नहीं करता था, वो मेरे बड़े भाई थे। अरे अमल को मेरी क्या दुश्मनी होगी? वो तो प्रथा निभा रहा था गांव की, और प्रथा से मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी बीवी अमल के बच्चे की माँ बनने वाली है? उसी रात बताया, आखिरी रात जब अमल जिंदा था। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि अमल उस रात जिंदा था? उसकी मौत तो किसी भी वक्त हो सकती थी, तो तुम्हें कैसे पता चला कि उस रात तक वो जिंदा था? देखो, सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हें हवालात में ले जाकर मुंह खुलवाना पड़ेगा। क्योंकि उस रात मैं अमल से मिली थी, मैं उसे हमारे बच्चे के बारे में बताना चाहती थी। तू यहाँ तक आ गई? वो जानो छू तुझे क्या चाहिए, लेकिन सुन अभी नहीं, थक गया। वो मीरा के पास से आ रहा हूँ ना, प्रथा निभाने गया था। क्या कहा उसने? मीरा के साथ? इसका मतलब जब तुम उससे मिली उस रात वो मीरा के घर से लौट रहा था? जी, और मैं उसे हमारे बच्चे के बारे में बताने ही वाली थी जब। अरे क्या जरूरी बात, देख ये बात मेरे से बाद में करना। अभी ना मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, इसलिए मैं अपनी मनपसंद जगह जा रहा हूँ। अमल सुनो तो। कौन सी मनपसंद जगह? शायद अपने घर। देखो, अगर घर ही जाना होता ना तो कहता घर जा रहा है। क्या सोच रही हो? कोई जगह या कोई इंसान, ठीक से सोचो। वो हमेशा बोलता था कि सरपंच ना घर, सरपंच जी का घर उसका दूसरा घर है। शायद उसने ज्योति को कुछ बोला, पर वो यहाँ आया नहीं। आया था क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता कि वो यहाँ के लिए चला हो और रास्ते में कहीं उसके साथ। कहीं आप हम पे तो शक नहीं कर रहे? वो मेरे बेटे की तरह था, मेरी तो कोई और संतान है नहीं। आपसे विनती है, आप मेरे बेटे के कातिल को ढूंढिए। वही कर रहे हैं सरपंच जी, बहुत जल्द पकड़ लेंगे हम उसको। सर ये सरपंच बहुत ही चालाक लगता है। लेकिन उसकी बीवी चालाक नहीं लगती है। लेकिन मोटिव क्या हो सकता है? अमल इनके तो बहुत करीब था। अमल के भाई रिजू के पास तो मोटिव है, क्योंकि वो उसकी जगह लेना चाहता था, और ज्योति का पति उससे बदला लेना चाहता था।
और ये पवन और मीरा उससे नफरत करते हैं। इनमें से ही कोई निकलेगा, देखना। इनके ऊपर नजर रखो और सही मौके की तलाश में रहना हम लोग को। सर। केम छो शोभाबेन? अब अगला मुद्दा ये है, अमल भाई की जगह कौन लेगा? कौन इस प्रथा को आगे बढ़ाएगा? मैं संभालूंगा ये जिम्मेदारी। लेकिन सरपंच जी, ये रिज्जू कैसे बन सकता है? शांत हो जाओ। मुझे ये लगता कि अब हमें ये प्रथा त्याग देनी चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं सरपंच जी? इतने सालों से ये प्रथा चली आ रही है और आप कह रहे हैं कि... सरपंच जी, आप ठीक तो हैं? दिन ब दिन पुलिस को यह यकीन हो चला था कि मीरा और पवन निर्दोष हैं और आखिर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। बापूजी, अब क्यों आई है यहाँ पर? जती रही यहाँ थी। वैसे भी गांव वालों ने हमसे बात करना छोड़ दिया है, बहिष्कार किया है हमारा। कोई हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता है, मुंह फेर लेते हमें देखकर। અને આ બધું સિર્ફ તારી લીધે જ થયું છે। જતી રહી હતી। पर माँ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। सर, सभी सस्पेक्ट्स पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, लेकिन कोई अजीब बात नजर नहीं है। इस सरपंच का बिहेवियर कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, जरूर कुछ छुपा रहा है। लेकिन सर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, पता कैसे लगाएंगे? उसकी पत्नी खोलेगी, लेकिन हम उसे इंटरोगेट तब करेंगे जब सरपंच घर पर नहीं होगा। कहाँ पर है वो? अभी तो पंचायत में होगा। चलो। सरपंच जी घर में नहीं है। हम जान देंगे सरपंच घर पे नहीं। और वो पंचायत में भी नहीं है। पंचायत में नहीं है? मैं अभी उनको फोन करती हूँ। हवालात में फोन नहीं लगता। हवालात? अनजान बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता चल चुका है। अमल की जान तुमने किस तरह ली है। हमने कुछ नहीं किया साहब। ले चलो इसको, हवालात में 2 थप्पड़ पड़ेंगे, सब याद आ जाएगा। अरे ना साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। तो सच सच बताओ क्या हुआ था, बोलो। बताओ क्यों मारा अमल को? साहब, अमल को अपना बेटा मानते थे साहब। आज तक इस प्रथा का विरोध नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ा। अच्छा किया आपने। आप जो भी निर्णय लेते हैं ना, सही लेते हैं। क्या बात है सरपंच साहब, इस उम्र में भी इतना प्यार। सरस। अरे खाना खा लिया क्या? नहीं, मुझे भी बहुत भूख लगी है, आज यहीं खाना खाऊंगा। तो आजा। मैं तैयारियां करती हूँ, आज। अरे मैं कुछ मदद कराऊं? अरे नहीं नहीं अमल, मैं कर लूंगी। हाँ? यहाँ नहीं, कमरे में। ये क्या हो रहा अमल? अरे क्या हुआ सरपंच जी, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं। मैं वही कर रहा हूं जिस प्रथा का समर्थन आपने अभी किया। फिर कुछ फर्ज तो मेरा यहां पे ही बनता है ना। सुनो बेटा, बेटा अमन, नहीं नहीं अमन, हाँ अमन, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं अपनी जान ले लूंगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। नहीं शोभा, ऐसा मत बोलो, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। हम उसे मारना नहीं चाहते थे साहब, हम नहीं मारना चाहते थे साहब उसे।
हम नहीं मरना चाहते। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? सरपंच जी, ये तो बोल रहे थे कि आप जेल में हैं। क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होंगे। और तुम भी साथ में। सोच समझ के बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ का सरपंच हूं मैं। तुम्हारी बीवी ने सब कुछ उगल दिया है। किस तरह तुमने अमल की जान ली है? हवलदार। यस सर। ले चलो इनको, चलो। उसके मरने की राह देख रहे थे। उसके मरने के बाद हमने उसको पेड़ से टांग दिया और जहर की पुड़िया का कागज पवन के घर के पीछे फेंक दिया। क्यों किया यह सब? ताकि सारा का सारा शक उनके ऊपर चला जाए। एक तो ऐसी बेबुनियाद और गलत प्रथाएं चलाते हो तुम, और ऊपर से बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश भी करते हो। अब अपने ही बनाए हुए गड्ढे में गिरे तो समझ में आई बात। अब पता चला कितनी गलत थी ये प्रथा। वक्त आ गया है कि हम ऐसी कालग्रस्त और अनुचित प्रथाओं पर पुनर्विचार करें और जरूरत पड़ने पर इन्हें त्याग दें। मासूम लोगों को तबाह करने वाली ऐसी प्रथाओं की आज के युग में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी प्रथाएं सिर्फ अमल जैसे गलत लोगों को और ताकतवर बनाकर उन्हें अपनी मनमानी करने की छूट देती हैं, और फिर यही लोग प्रथा की आड़ में मासूमों पर अनगिनत जुल्म ढाते हैं। लेकिन आखिर में दूसरों पर किए गए अत्याचार इन्हीं हैवानों का अंत बन जाते हैं, और अमल की मौत इस बात का एक उदाहरण है। सरपंच और उसकी पत्नी को अपने किए की सजा मिली। सारा कस्बा अपनी इस प्रथा के घिनौने चेहरे से रूबरू हुआ, और पवन और मीरा शादी के बाद पहली बार अपनी जिंदगी के टुकड़े समेटने लगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।